हाय बच्चों, वेलकम बैक टू लर्निंग क्वेस्ट। कैसे हैं आप सब। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2। रिकॉल करते हैं पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, फिर हम कंटिन्यू करेंगे हमारा पार्ट 2। गॉट इट जी। पार्ट 1 में हमने सबसे पहले देखा था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ समझाया गया था इस एक्टिविटी से। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक बुक है, इस बुक पर हमने इधर से फोर्स लगाया और बुक क्या होएगी, मूव होएगी। मूव होते होते बुक कैसे रुक जाएगी, आगे जाकर बुक रुक जाएगी। कैसे? जब भी किसी चीज़ पर फोर्स लगता है, देन जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे पर एक फोर्स लगाते हैं। कौन सा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट है यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या लगेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगेगा। गॉट इट। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा कब लगता है, कहाँ लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में जी। उसके अलावा हमने देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। हमने पढ़ा था फैक्टर है सरफेस, या तो ऑब्जेक्ट का सरफेस या फिर ऑब्जेक्ट जिस दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में है उसका सरफेस। फॉर एन एग्जाम्पल, इस एक्टिविटी में हमें दे रखा था यहाँ जी, ये हमारे पास एक ब्रिक था जिसका हमने सरफेस चेंज किया था। जब हमने इसका सरफेस स्मूथ करा था, हमने इसके ऊपर पॉलीथीन लिपेटी थी, देन उसके बाद क्या हुआ था, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लग रहा था। मींस स्मूथ सरफेस, अगर सरफेस स्मूथ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा, और अगर सरफेस रफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। गॉट इट। अब चाहे वो सरफेस ऑब्जेक्ट का हो या फिर सरफेस जैसे कि इस एक्टिविटी में है ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट पर मूव कर रहा है उसका सरफेस हो। सरफेस अगर स्मूथ है देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा, और सरफेस अगर रफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता कैसे है? दो सरफेस की इरेगुलरिटीज़ की वजह से लगता है। जो दो सरफेस होते हैं उनके बीच की जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं इस तरह से, इनकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। क्या होता है, जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं एक दूसरे में लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। अब जो ऑब्जेक्ट हमें नज़र आते हैं कि वो स्मूथ हैं, फॉर एन एग्जांपल हमारा बुक और ये टेबल, हमें बुक भी हमारी स्मूथ नज़र आती है और टेबल भी स्मूथ नज़र आता है। बट ऐसे ऑब्जेक्ट्स, बहुत से ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें स्मूथ नज़र आते हैं बट एक्चुअल में वो स्मूथ नहीं होते हैं, उनके ऊपर बहुत माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमने देखा था जी, यहाँ पर हमने 2 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखा था। कौन कौन सा फ्रिक्शन देखा था? फर्स्ट हमने देखा था स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड उसके अलावा हमने देखा था क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसको रेस्ट से मूव करने के लिए जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब वो एक बार मूव हो गया ऑब्जेक्ट, उस मूविंग ऑब्जेक्ट पर आप जितना भी फोर्स लगा रहे हैं उसको फर्दर मूव करने के लिए, तो वो कौन सा फोर्स है, तो उस पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? उस पर लगेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करना शुरू करते हैं तो उस पर लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को फर्दर मूव कराते हैं देन उस पर लगता है क्या? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। गॉट इट जी। तो आज हमारा लेक्चर 2 स्टार्ट होता है यहाँ से। फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल। फ्रिक्शन एक ज़रूरी दुश्मन। फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी भी है, हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रिक्शन, और उसके अलावा ये हमारे लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। एक ज़रूरी दुश्मन हमारा क्या है? फ्रिक्शन एक ज़रूरी दुश्मन, जो कि ज़रूरी भी है और है भी दुश्मन। गॉट इट। पढ़ते हैं कैसे और क्यों, देखते हैं। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। इज़ इट ईजियर टू होल्ड अ कुल्लर, अर्थन पॉट और अ ग्लास टम्बलर? जी, जो कुल्लर होता है उसको पकड़ना आसान होता है क्या? जी, उसको पकड़ना आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती हैं। या फिर एक ग्लास को पकड़ना, सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज़ ग्रीजी और हैज़ अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट। अब मान लीजिए उसी आपके कुल्हड़ पर बाहर से ग्रीस लगा दिया या कुकिंग ऑयल लगा दिया, तो अब उसको पकड़ना मुश्किल होगा। क्यों होगा ऐसा? जब हम उसको पहले पकड़ रहे थे नॉर्मल अपने कुल्हड़ को, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ थी, उसको पकड़ना आसान था। अब हमने क्या कर दिया, उसके ऊपर ग्रीस लगा के उसको हमने स्मूथ कर दिया, अब उसको पकड़ना मुश्किल है। ठीक है। वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट? क्या उसको पकड़ना आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा अगर हम उसके सरफेस को स्मूथ कर देते हैं, मीन्स ग्रीस कर देते हैं? तो उसको पकड़ना ऑब्वियस सी बात है मुश्किल होगा, वो हाथ से हमारे फिसलेगा।
जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड अ ग्लास एट ऑल इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन। एक बार सोच कर देखो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या आप ग्लास को पकड़ पाओगे? फ्रिक्शन है जिसकी वजह से आप एक ग्लास पकड़ लो, एक अर्थन पॉट पकड़ लो। कोई भी ऑब्जेक्ट होल्ड करने के लिए आपके हैंड और उस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। आपके हैंड की और उस ऑब्जेक्ट के बीच की इरेगुलरिटीज़ एक दूसरे से अटैच होती हैं। देन उसको होल्ड करने के लिए आपके हैंड और उस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है। क्या लगता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बिना कोई चीज़ आप नहीं हाथ में उठा पाते। गॉट इट? आगे देखते हैं। रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफ़िकल्ट इज़ टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर। जी, मार्बल का फ्लोर है और वो भी गीला, उस पर चलना कितना मुश्किल होगा। मतलब जो थोड़ा खुरदरा सरफेस होता है, जो थोड़ा रफ सरफेस होता है, उस पर चलना आसान होता है, और जो थोड़ा चिकना सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस होता है, उस पर चलना मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो रफ सरफेसेस हैं उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से रफ सरफेसेस पर चलना आसान होता है, और जो स्मूथ सरफेसेस होते हैं उन पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उन स्मूथ सरफेसेस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगता है, जिसकी वजह से चलना मुश्किल होता है। गॉट इट? कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप चल पाओगे? मान लीजिए बिल्कुल स्मूथ सरफेस आपको दे दिया जाए, ग्रीस हुआ हुआ आपके फर्श है, बिल्कुल मार्बल का फर्श, बिल्कुल स्मूथ, उसके ऊपर ऑयल गिरा हुआ है, आपने पहन रखे हैं, आप स्लीपर नहीं पहन रखे हैं, आपके लेग हैं वो भी बिल्कुल स्मूथ, तो क्या आप उस पर चल पाओगे? नहीं, आप फिसलते रहोगे। क्यों नहीं चल पाओगे आप? क्योंकि आपके लेग्स के और उस फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। क्या नहीं है? फ्रिक्शन नहीं है, जिसकी वजह से आप चल पाओगे। जब फ्रिक्शन होता है उसी की वजह से कोई इंसान चल पाता है। मीन्स अगर आपको दिया जाए एक स्मूथ सरफेस पर चलना है और रफ सरफेस पर चलना है, किस पर ज़्यादा आसानी से चल पाओगे? रफ सरफेस पर ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग चल पाते हैं। ठीक है। यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप अपने पेन और पेंसिल से लिख भी नहीं पाओगे। आप अपने पेन और पेंसिल से कोई चीज़ लिख भी नहीं पाओगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles with stick to the blackboard। जी, जब आपके टीचर चौक से बोर्ड पर लिखते हैं तो उसके बीच में भी क्या हो रहा है? वो क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन हो लग रहा है। उस चौक के और बोर्ड के सरफेस के बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। Could it happen if there were no friction between the chalk and the board? अगर चौक के और बोर्ड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर चौक के और बोर्ड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या ब्लैक बोर्ड पर लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। If an object started moving, it would never stop if there were no friction। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक बार चलना शुरू कर देगा तो वो कभी रुक ही नहीं पाएगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो हमेशा चलता ही रहेगा। जब तक उसे फोर्स लगा के नहीं रोका जाएगा वो रुकेगा ही नहीं, कभी हमेशा चलता रहेगा अगर फ्रिक्शन नहीं होएगा तब। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड। जो रोड होता है और जो ऑटोमोबाइल्स के टायर्स होते हैं, कार, बस, ट्रक, इन सब चीज़ों के जो टायर्स होते हैं और जो रोड होता है, उन टायर्स और रोड के बीच में भी क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है। अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, उन टायर्स के और रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो कोई भी टायर, कोई भी ऑटोमोबाइल्स रोड पर नहीं चल पाएंगे। फ्रिक्शन लगता है तभी तो वो रोड पर चल पाते हैं। दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ना ही हम किसी ऑटोमोबाइल को स्टॉप कर पाएंगे, ना स्टार्ट कर पाएंगे, ना डायरेक्शन चेंज कर पाएंगे। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल और टाई अ नॉट। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप एक नेल को एक वॉल में फिक्स नहीं कर पाओगे, नॉट नहीं लगा पाओगे, मीन्स किसी भी चीज़ में आप गांठ नहीं बांध पाओगे अगर फ्रिक्शन नहीं होएगा तो। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी भाई? बिल्डिंग क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि जब हम एक ब्रिक के ऊपर दूसरा ब्रिक रखते हैं तो उनके सरफेसेस की इरेगुलरिटीज़ एक दूसरे से अटैच हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? एक दूसरे से अटैच हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या लगता है? उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। क्या लगता है? उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। आगे देखते हैं।
ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज़ एन एविल टू, और दूसरे अभी हमने बताया फ्रिक्शन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्या क्या बातें हैं फ्रिक्शन के बिना जो काम नहीं हो सकते, कितनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, कितने बहुत सारे ऐसे काम हैं जो फ्रिक्शन के बिना नहीं हो सकते हैं। बट यहाँ पर हमें दे रखा है फ्रिक्शन इज़ एन एविल टू, फ्रिक्शन हमारा दुश्मन भी है। क्यों है ये? इट wears आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बियरिंग्स और शोल्स ऑफ शूज़। ये क्या कर देता है? मटेरियल्स को बियर्स, ये क्या कर देता है? ये जो मटेरियल्स होते हैं उनको ख़राब कर देता है। कैसे ख़राब करता है? आपने देखा होगा जो शूज़ के सॉल्स होते हैं, जितना ज़्यादा शू पुराना होता रहेगा उतने ज़्यादा उसके शॉल्स ख़राब होते रहेंगे। ऐसा ही होता है ना। यू मस्ट हैव सीन worn आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिजेज एट रेलवे स्टेशंस। जी, रेलवे स्टेशन पर जो स्टेयर्स होती हैं, आपने उनके ऊपर स्टेप्स देखा होगा, उनके ऊपर कैसा होता है कि बहुत ज़्यादा रफ सरफेसेस दे रखा होता है। उनके स्टेप्स का कैसा दे रखा होता है? रफ सरफेसेस, ताकि ग्रिप अच्छे से बनी रहे शूज़ के और उस क्या बोलते हैं, फ्लोर के बीच में। गॉट इट? फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रिक्शन जो है वो हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसका भी आप सब लोग लाइव एग्जाम्पल देखोगे कैसे। विग्रसली रब योर पाम्स टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स। आप क्या करो, आप लोग अपने पाम्स को, अपने हाथों को 2-3 मिनट के लिए रब करना शुरू करो, आपको हीट प्रोड्यूस होगी। आप जब अपने हाथों को रब कर रहे हो तो क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब आप बार बार रब किए जा रहे हो, बार बार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होती है। मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। हाउ डू यू फील व्हेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस? इट कैचेस फायर। जी, जो मैच स्टिक होती है उससे भी हम क्या करते हैं? देखो क्या होता है, मैच स्टिक होती है हमारे पास, माचिस की तिल्ली, और एक तरफ क्या होता है, उसकी माचिस की डिब्बी पर आगे को लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से माचिस की तिल्ली जलती है। अब वो उनके बीच में हीट कैसे बनती है? जब हम माचिस की तिल्ली को उस पर रब करेंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो उनके ऊपर जो लगा हुआ है वो ऐसा मटेरियल, ऐसा मैटर जो कि लाइट को कैचअप कर लेता है, जो कि आग पकड़ लेता है, जब हीट प्रोड्यूस होगी तो उसकी वजह से उसमें आग लग जाएगी। गॉट इट? You might have observed that the jar of a mixture become hot when it is run for few minutes। अगर कुछ मिनट तक मिक्सर का जो जार होता है, अगर हम उसको कुछ मिनट तक यूज़ करते रहें, उसको हम कुछ मिनट तक चलाते रहें, तो वो भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। उसके अंदर भी क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। जब वो मूव कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है? वो भी गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जाम्पल्स इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉजेज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। यहाँ तक कि जब कोई मशीन बनाई जाती है तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। मीन्स कोई भी चीज़, कोई भी मशीन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। जी, तो अब हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन को किस तरह कम किया जा सकता है या किस तरह बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को किस तरह बढ़ा सकते हैं या किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। As you have seen in the previous section, friction is desirable in some situations। अभी हमने देखा है कि फ्रिक्शन, जी हाँ, ऐसा क्या होता है कि फ्रिक्शन कुछ सिचुएशन में डिज़ायरेबल होता है। मीन्स कुछ सिचुएशन में हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन ज़्यादा लगे, और कुछ सिचुएशंस में हम चाहते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन कम लगे। तो हम किस तरह अपनी मर्जी से फ्रिक्शन को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। हैव यू एवर थॉट वाई इज़ द सोल ऑफ शू इज़ ग्रूव्ड? क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारा शू होता है, जो जूता होता है, उसके नीचे का जो पार्ट होता है वो ग्रूव्ड क्यों होता है? ऐसे बाहर को टेढ़ा मेढ़ा निकला हुआ क्यों होता है? यहाँ पर हमें दे रखा है फिगर में। आप लोग सब लोग अपना जो भी शूज़ आपके पैर में है उसको देखिए और नीचे की तरफ से देखिए, वो थोड़ा ग्रूव्ड होगा। ग्रूव्ड मीन्स बहुत ज़्यादा रफ सरफेस होता है, कहीं से बाहर निकला हुआ, अंदर, इस तरीके से रफ सरफेस होता है। पर ये क्यों होता है? इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज़ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। ये इसीलिए होता है कि जो शूज़ है जितना ज़्यादा रफ होगा उतना ज़्यादा फ्लोर के साथ क्या होगा, इसकी रेगुलरिटीज़ उतनी ज़्यादा फ्लोर के साथ अटैच होंगी। जितना ज़्यादा ये रफ होगा, जितनी ज़्यादा अटैच होंगी उतनी ज़्यादा पक्की ग्रिप बनेगी, जिसकी वजह से फ्लोर के और शूज़ के बीच में क्या बन रही है? ग्रिप बन रही है। अच्छी ग्रिप बनाने के लिए, ताकि कोई गिरे नहीं। अगर मान लीजिए नीचे से बिल्कुल आपको चिकना शूज़ दे दिया जाए तो आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे, बल्कि आप गिर जाओगे, आप खड़े नहीं हो पाओगे। इसलिए शूज़ के
नीचे क्या होता है, ग्रूव्ड दिया जाता है, जिसकी वजह से मीन्स उसका नीचे का पार्ट ग्रूव्ड हुआ होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रफ होता है और अच्छी ग्रिप बनती है और हम लोग गिरते नहीं हैं। सो दैट यू कैन मूव सेफली, ताकि आप सेफली मूव कर सको। Similarly, the treated tires of cars, trucks and bulldozers provide better grip with the ground। इसीलिए जो टायर्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं, रफ होते हैं बहुत ज़्यादा, उनके ऊपर भी वो भी ग्रूव्ड होते हैं। क्यों? ताकि उनकी भी बहुत अच्छे से ग्रिप बन सके ग्राउंड के साथ, के वो फिसले नहीं। ठीक है। We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of vehicle and automobile। यहाँ तक कि हम एक जगह और फ्रिक्शन बढ़ाते हैं। कहाँ पर बढ़ाते हैं? ब्रेक पैड में हम फ्रिक्शन बढ़ाते हैं। ब्रेक सिस्टम में, जो ब्रेक सिस्टम होता है साइकिल का या ऑटोमोबाइल्स का, उसमें क्या होते हैं, जो ब्रेक पैड होते हैं उनका हम फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं, मीन्स उनको हम रफ करते हैं। क्यों? व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइकिल द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील। जब आप साइकिल चला रहे होते हो तो ब्रेक पैड्स व्हील को टच नहीं करते हैं, नॉर्मली अलग रहते हैं। बट वैन यू प्रेस द ब्रेक लीवर दीज पैड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन। बट जब आप ब्रेक दबाते हो तो क्या होता है, जो पैड्स होते हैं ये क्या करते हैं, टायर से टच होते हैं। टायर से टच जब ये होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रफ होते हैं, टायर भी रफ होता है, इनके बीच में ग्रिप बनती है जिसकी वजह से फ्रिक्शन लगता है, और ये फ्रिक्शन जो होता है टायर के मोशन का अपोज करता है, जिसकी वजह से जो टायर होता है वो मूव करने से स्टॉप हो जाता है और साइकिल रुक जाती है। ठीक है। द व्हील स्टॉप्स मूविंग, जिसकी वजह से जो व्हील है वो मूव होना स्टॉप हो जाती है। यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड विद सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप फॉर द अपोनेंट्स। आपने देखा होगा जो कबड्डी के प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथों पर मिट्टी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि उनके हाथ रफ हो जाएं और वो फिर दूसरा जो अपोनेंट उनकी टीम की तरफ आए तो वो उसको आसानी से पकड़ सकेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ज़्यादा आसानी से वो उसको पकड़ लेंगे, उतनी ज़्यादा उनके और दूसरे अपोनेंट के सरफेस के बीच में ग्रिप बनेगी। जिम्नास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। जो जिम्नास्ट होते हैं वो भी अपने हाथों पर क्या लगाते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस लगाते हैं जिसकी वजह से उनकी ग्रिप बनी। In some situations, however, friction is undesirable and we want to minimize it। अब तक हमने ऐसी सिचुएशन देखी जिसमें कि हम फ्रिक्शन को बढ़ा रहे थे। क्यों बढ़ा रहे थे हम फ्रिक्शन को? ताकि अच्छे से ग्रिप बन पाए दो सरफेस के बीच में। पर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम फ्रिक्शन कम करते हैं। क्या करते हैं? फ्रिक्शन कम करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। ये बताइए, जो कैरम बोर्ड होता है इसके ऊपर बहुत बारीक वाला पाउडर क्यों डाला जाता है कैरम बोर्ड के ऊपर? इसलिए डाला जाता है कि जो कैरम बोर्ड की जो वो होती हैं खेलने के लिए गुंटे जो होती हैं वो उनके बीच में और कैरम बोर्ड के सरफेस के बीच में अच्छे से ग्रिप ना बन पाए, इसलिए उनके सरफेस को स्मूथ कर दिया जाता है। तभी तो वो आसानी से आगे पीछे होएंगी। अगर उनके बीच में ग्रिप बनेगी तो उन पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, वो चिपकेंगी एक दूसरे से, ये सब होगा। इसलिए उस पर पाउडर डाला जाता है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है और जो गुंटे होती है वो आसानी से मूव हो जाती है। मीन्स इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अलावा You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinges of the door, जो डोर में hinges लगी हुई होती हैं उनमें थोड़ा सा ऑयल डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? स्मूथनेस के लिए। क्यों डाला जाता है? स्मूथनेस के लिए, कि ताकि वो जो hinges है वो रफ़ ना हो, और जितनी ज़्यादा वो रफ़ होंगी उतना ज़्यादा टाइट डोर खुलेगा बंद होगा। जब वो स्मूथ रहेंगी तो उनके बीच में फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा, तो डोर आसानी से ओपन एंड क्लोज होएगा। द डोर मूव्स स्मूथली, और डोर स्मूथली मूव करेगा। A bicycle and motor mechanic uses grease between the moving parts of these machines। जो भी मोटर के मैकेनिक होते हैं, जो साइकिल के मैकेनिक होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके पार्ट्स में ग्रीस डालते हैं ताकि क्या हो, ग्रिप ना बने और फ्रिक्शन ज़्यादा ना लगे, फ्रिक्शन कम रहे, स्मूथनेस रहे और उसके सारे पार्ट्स हैं वो अच्छे से मूव करते रहें बिना फ्रिक्शन के। इन ऑल द अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। अभी जो हमने ऊपर सिचुएशंस पढ़ी हैं इनमें हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं काम बढ़ाने के, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। ठीक है। व्हेन ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन के जो भी मूविंग पार्ट्स होते हैं उसमें भी ऑयल, ग्रीस या ग्रेफाइट को डाला जाता है। अ थिन लेयर इज फॉर्म्ड
देयर एंड मूविंग सर्फेसिस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर। एक क्या होता है, बहुत बारीक सी लेयर बन जाती है ऑयल की दोनों सरफेस के बीच में, जिसकी वजह से ग्रिप नहीं बन पाती और फ्रिक्शन नहीं लगता और आसानी से सारे पार्ट्स मूव करते हैं। फिगर 9.13 में जैसा कि हमें दे रखा है जी, यहाँ पर देखिए वही वाला टॉपिक है। ये मान लीजिए हमारा सरफेस बनी है, हमारी बुक, ये सरफेस जो हमारा टेबल, अब इनके बीच में हमने एक ल्यूब्रिकेंट डाल दिया, मान लीजिए ग्रीस डाल दिया। अब क्या होगा, इसकी जो रेगुलरिटीज़ हैं बुक की और जो टेबल की रेगुलरिटीज़ है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रही है कि एक दूसरे से ग्रिप पक्की बनाए, उनके बीच में क्या आ गया है, ल्यूब्रिकेंट, ऑयल आ गया है। ठीक है, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ इज अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बहुत ज़्यादा जो इंटरलॉकिंग होती है रेगुलरिटीज़ की वो अवॉइड कर देते हैं हम लोग। मूवमेंट बिकम स्मूथ, जो भी मूवमेंट होता है वो स्मूथली होता रहता है। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट्स। जी, अब ये ल्यूब्रिकेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि फ्रिक्शन को कम करते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़े थे, ग्रीस क्या कर रहा है, फ्रिक्शन को कम कर रहा है। ऑयल क्या कर रहा है, फ्रिक्शन को कम कर रहा है। यहाँ पर हमने बहुत फाइन सा पाउडर पढ़ा था, ये क्या कर रहा था, फ्रिक्शन को कम कर रहा था। तो ये सारे जो भी हमने पढ़े हैं ऐसे सब्सटेंस जो कि फ्रिक्शन को कम करते हैं, इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको कहते हैं ल्यूब्रिकेंट्स। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल एज ल्यूब्रिकेंट। कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिसमें एडवाइस दी जाती है कि ल्यूब्रिकेंट को यूज़ ना किया जाए, काय के लिए, ल्यूब्रिकेंट को यूज़ ना किया जाए फ्रिक्शन खत्म करने के लिए। एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जी, जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उस मशीन के, उनके बीच में क्या लगाया जाता है, एयर कुशन लगा दिया जाता है। कुछ मशीन्स में ऐसा होता है ल्यूब्रिकेंट्स ना यूज़ होकर क्या यूज़ होते हैं, एयर कुशन यूज़ होते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। जो व्हील्स होती हैं, जो पहिए होते हैं, वो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा सा क्या है, बॉक्स है, आप उसको खींच कर ला रहे हो, तो क्या हो रहा है, अब जब उसको आप खींच कर ला रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से खिंच रहा है। अब उसमें हमने क्या कर दिया, उसमें हमने व्हील्स लगा दिया, अब वो कितनी आसानी से खिंच जाएगा। क्यों, चलो बताते हैं अभी। यू मस्ट हैव सीन अटैचीज एंड अदर पीसेज ऑफ लगेज फिटेड विद रोलर्स। आपने अटैचीज या फिर बैग वगैरह जो होते हैं जो कि रोलर से अटैच होते हैं नीचे, ये तो आप सबने देखे ही होंगे। इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेज ऑफ लगेज। यहाँ तक कि जो छोटा सा बच्चा होता है वो भी इन लगेज को खींच सकता है। वाई इट इज़ सो, लेट अस फाइंड आउट, क्यों होता है ऐसा, चलिए देखते हैं। इसको हम देखेंगे एक्टिविटी 9.4 में। टेक अ फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप। हम कुछ पेंसिल्स लेंगे जो कि इस शेप में कैसी होंगी, सिलेंड्रिकल होंगी। प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ टेबल। हम क्या करेंगे, एक टेबल पर जो भी हमारे पास पेंसिल्स हैं उनको हम इस तरीके से रख देंगे, ऐसे करके। प्लेस अ थिक बुक ओवर इट। फिर हम उनके ऊपर एक बड़ी सी बुक रख देंगे, ठीक है। नाउ पुश द बुक। अब हम बुक को पुश करना शुरू करेंगे। यू ऑब्जर्व द पेंसिल्स रोलिंग एज द बुक मूव्स। आप देखोगे कि पेंसिल्स जितना ज़्यादा पेंसिल्स रोल होती जा रही हैं, ये पेंसिल्स हमने लगाई हैं ये आगे की तरफ रोल होती जा रही हैं, जिसकी वजह से बुक आगे बढ़ती जा रही है। डू यू फील इट ईजियर टू मूव द बुक इन दिस वे देन टू स्लाइड इट। क्या आपको लग रहा है कि आसान तरीका है बुक को मूव करने का, अगर इसको टेबल के ऊपर स्लाइड करते उससे ज़्यादा आसान तरीका है बुक को मूव करने का। डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज़ बीन रिड्यूस। जो रेजिस्टेंस था बुक के मोशन का वो कम हो गया है, मीन्स जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था वो कम हो गया है। हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव बाय प्लेसिंग लॉक्स अंडर इट। आपने देखा होगा बहुत भारी मशीन्स बहुत आसानी से मूव हो जाती हैं उनके नीचे व्हील्स लगाने से। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द अदर सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है तब जो फ्रिक्शन लगता है उस फ्रिक्शन को कहते हैं क्या, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन रिड्यूसेस फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है। कैसे कर देता है, मान लीजिए आपके पास ये इतना बड़ा सा बॉक्स है, ये हमारा फ्लोर है, इस पर आप इसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हो। अब इस वक्त इसका पूरा जो भी फ्लोर का जो सरफेस है वो बॉक्स के पूरे नीचे वाले सरफेस के साथ क्या में है, टच में है, जिसकी वजह से दोनों सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज एक दूसरे से टच हैं और आपको मूव करने में बहुत मेहनत लग रही है। अब आपने क्या करना, आप निकले स्मार्ट,
आपने क्या करा, ये बॉक्स था, इसके नीचे आपने क्या लगा दिया, रोल लगा दिया। अब आप इसको मूव करने की कोशिश कर रहे हो। अब आपको ये मूव करना आसान क्यों है, क्योंकि अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो सिर्फ इन रोलर्स के और सरफेस के बीच में लग रहा है। पहले इतने बड़े सरफेस के बीच में लग रहा था और अब सिर्फ इन रोलर्स के और सरफेस के बीच में लग रहा है, जिसकी वजह से अब ये कम फोर्स से ही मूव हो जाएगा, इसको मूव करना आसान होगा। गॉट इट। रोलिंग फ्रिक्शन रिड्यूसेस फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो जो रोलिंग जब हम किसी चीज़ को रोल करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। ये हमेशा आसान होता है किसी बॉडी को दूसरी बॉडी पर रोल करना एज कम्पेयर टू किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करना। That is the reason it is convenient to pull luggage fitted with rollers. इसीलिए कोई लगेज अगर रोलर के साथ है तो उसको मूव करना आसान होता है। Can you now understand why the wheel is said to be one of the greatest invention of mankind? इसीलिए अब हम कह सकते हैं कि इंसान की एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है व्हील्स को बनाना। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है। जी हाँ, इससे पहले हमने दो तरीके पढ़े थे, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिन दोनों में स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम था। अब जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज़ ऑफ बॉल बियरिंग्स। क्या होता है, ज़्यादातर मशीन में जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है उसकी जगह क्या यूज़ होता है, रोलिंग फ्रिक्शन यूज़ होता है। रोलिंग यूज़ होती है जिसकी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन लगता है और कम फ्रिक्शन लगता है, जिसमें बॉल बियरिंग्स का यूज़ किया जाता है। कॉमन एग्जाम्पल्स आर द यूज़ ऑफ बॉल बियरिंग्स बिटवीन हब एंड द एक्सेल ऑफ सीलिंग फैन एंड बाइकिल। सीलिंग फैन में, बाइकिल में जो ये बॉल बियरिंग्स होते हैं इनका यूज़ होता है। गॉट इट। इस तरह से दिखते हैं ये बॉल बियरिंग्स कुछ, जैसे कि यहाँ पर हमें डायग्राम में दे रखे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन। अब ये फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। आपको पता है एयर बहुत ज़्यादा हल्की और बहुत ज़्यादा बारीक होती है, ठीक है। येट इट एग्जर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट। यहाँ तक के जो एयर होती है इतनी हल्की, ये भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाती है। अब तक हमने पढ़ा था दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, पर कौन से दो ऑब्जेक्ट, दो सॉलिड ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आपकी बुक और टेबल। पर अब यहाँ पर कहा जा रहा है जो एयर होती है ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाती है। एक ऑब्जेक्ट जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। चलिए कैसे लगता है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। यहाँ तक कि जब पानी होता है, वाटर होता है, अगर उसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वाटर भी उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा। एयर में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एयर भी उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाती है। वाटर में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वाटर भी उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है। उसके अलावा अगर नॉर्मली कोई और ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता ही है। उसके अलावा एयर और वाटर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड्स। अब आप कहेंगे फ्लूइड्स क्या था भाई, अभी जो टॉपिक था फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं, जो गैसेज होती हैं, जो लिक्विड्स होते हैं, इनको एक कॉमन नेम से बुलाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, फ्लूइड्स। So we can say that fluids exert force of friction on object in motion through them। यहाँ पर बताया गया है जो फ्लूइड्स होते हैं ये ऑब्जेक्ट पर, किसी भी सब्सटेंस पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन लगाते हैं जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, मीन्स मूव कर रहा होता है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। वो फ्रिक्शनल फोर्स जो कि फ्लूइड्स के द्वारा लगाया जाता है उसको ड्रैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रैग। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। जी, जो फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है तो वो काय पर डिपेंड होता है। पहले काय पर डिपेंड होता था, सरफेस पर डिपेंड होता था। अब होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड पर डिपेंड। काय पर, ऑब्जेक्ट की स्पीड पर डिपेंड। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। और किस किस पर डिपेंड होता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड पर डिपेंड होता है, उसके अलावा ऑब्जेक्ट के शेप पर डिपेंड होता है कि ऑब्जेक्ट है किस शेप का, उसके अलावा जो फ्लूइड है वो कौन सा है, फ्लूइड का नेचर क्या है, इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड होता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। ये ऑब्वियस सी बात है, जब हम अभी पीछे पढ़ रहे थे दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के बीच में, उनके बीच में फ्रिक्शन लग रहा था तो इतना फोर्स तो हमें लगाना पड़ रहा था कि हम उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर लें, पार कर लें। इसी तरह फ्लूइड्स में
मूव होने के लिए जो फ्लूइड्स होते हैं उसमें मूव होने के लिए इतना फोर्स लगाना पड़ता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अपोज कर रहा है उससे ओवरकम हो सकें। ठीक है, फिर से देखो इसको। इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। जो भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव कर रहा है उसको उस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उसको ओवरकम करना पड़ता है मूव होने के लिए। इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी, और इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी लूज होती है। ठीक है, एफर्ट्स आर देयर फॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, इसलिए ऐसे एफर्ट्स लगाए जाते हैं कि कम से कम फ्रिक्शन लगे। अब हमें पता है फ्रिक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है, उसके अलावा शेप पे डिपेंड करता है और फ्लूइड के नेचर पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट का शेप, यहाँ पर शेप से रिलेटेड बात होगी। अगर हम उसका शेप, अभी हमने बताया कि काय पर डिपेंड करता है, शेप पर। अगर हम उसका शेप इस तरह का बना दें कि कम से कम फ्रिक्शन लगे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, कम एनर्जी लूज होगी तो क्या होगा। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स, इसलिए ऑब्जेक्ट्स को एक स्पेशल शेप दिया जाता है, एक ऐसा शेप जिससे कि उन पर कम से कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगे। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट फॉर दिस स्पेशल शेप्स। अब आप सोचोगे साइंटिस्ट के पास ये स्पेशल शेप्स का आइडिया कहाँ से आया। फ्रॉम नेचर, कहाँ से आया, नेचर से ऑफ कोर्स। बर्ड्स एंड फिशेज हैव टू मूव इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम। जो बर्ड्स होती हैं, जो फिशेज होती हैं, वो हमेशा फ्लूइड में मूव करती हैं, मीन्स वो हमेशा जो फ्लूइड के द्वारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसका अपोज, उसको ओवरकम करते हुए मूव करती रहती हैं। देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व्ड टू शेप्स विच वुड मेक देम लूज लेस एनर्जी। उनकी बॉडीज़ ऐसी ही इवॉल्व हो गई हैं कि कम से कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगे। उनकी बॉडी ऐसी बन गई है, ऐसी इवॉल्व हो गई है कि उनकी बॉडी पर कम से कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगे, फ्लूइड की तरफ से कम क्या लगे, यहाँ पर हमने देखा था कम से कम ड्रैग लगे उन पर। जी, लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन। आप एरोप्लेन का शेप देखो गौर से, फिगर 9.17 में। डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी इन इट्स शेप एंड दैट ऑफ बर्ड। क्या आपको बर्ड के और प्लेन के शेप में कोई सिमिलैरिटी दिख रही है। जी, अभी हमने कहा था कि नेचर से लिया है, नेचर से जो बर्ड हमें दिखी हैं वो इस शेप की दिखी हैं। इस शेप की जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स इस शेप की क्यों होती हैं, ताकि उन पर कम से कम ग्रिड लगे, कम से कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगे फ्लूइड की तरफ से, और वो आसानी से मूव कर पाएँ। इसलिए ह्यूमंस ने क्या करा, जो भी फ्लूइड को फेस करने वाली चीज़ें होती हैं उनको वही शेप दे दिया ताकि कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगे। इनफैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिज़ाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। यहाँ तक कि जो भी व्हीकल्स होते हैं वो उस डिज़ाइन के बनाए जाते हैं कि कम से कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगे। गॉट इट। सो आज हमारा लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई अगर क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।